हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से वैकेंसी आई है नॉन टीचिंग स्टाफ की, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको बता दूं, ये है 15 मार्च 2024 का। तो पूरा यहाँ पर इस पर नोटिफिकेशन में दे रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया, सब अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं और अलग अलग प्रकार के इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया जो हैं अलग अलग हैं। तो पूरा यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है पूरा ये लिख रखा है इन्होंने। फीमेल स्टाफ नर्स की ये हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की हैं, ऑडिट असिस्टेंट की हैं, लीगल असिस्टेंट की हैं, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की हैं, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट किए हैं हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस कैडर के अंतर्गत, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं JNV कैडर के अकॉर्डिंग, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर जो ये पोस्ट होगी। और इसके साथ साथ हेड क्वार्टर या रीजनल ऑफिस में जिनको ज्वाइन कराया जाएगा वो इस तरह से दे रखा है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, रीजनल ऑफिसर ऑफिसेज में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए दोनों के लिए ज़रूरी होंगे MTS, ठीक है। ये पूरे यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी है, इनके बारे में पूरी आपको मैं जानकारी दूंगी और वीडियो में बने रहिएगा। और ये देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अगर वो ये जॉब करना चाहें, अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो भी फॉर्म भर सकें। तो ये देखिए जो हेड क्वार्टर और रीजनल ऑफिस के कैडर में आएंगे तो वो ये वाली पोस्ट हैं सारी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, ये सब। और ये वाली जितनी हैं ये जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी जॉब लगेगी। इसके बाद ये पूरा इसमें दे रखा है कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है JNV जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय जैसी कंडीशन रहती है। बस केंद्रीय विद्यालय में ये होता है कि वो वहाँ पर हॉस्टल नहीं होता, बच्चों की रहने की सुविधा नहीं होती, जबकि JNV में बच्चे वहीं रहते हैं और टीचिंग स्टाफ भी वहीं रहता है, ठीक है। तो ये पूरा इसमें दे रखा है। फिर यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी ये दे रखी है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको। देखिए फीमेल स्टाफ नर्स की टोटल 121 वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसी हैं, ऑडिट असिस्टेंट की है यहाँ पर 12 वैकेंसी, देखिए टोटल जहाँ लिखा है उस पर दिख रही हैं आपको। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है 4 वैकेंसी, लीगल असिस्टेंट की है 1 वैकेंसी। इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर की यहाँ पर 23 वैकेंसी आपको दिख रही हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 हैं, और इसके साथ साथ कैटरिंग सुपरवाइज़र की देखिए 78 हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 21 भर्तियां हैं, इसके अंतर्गत 21 पोस्ट आई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 26 वो 360 हैं, JNV विद्यालयों में लगे जाएंगे ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 हैं, लैब अटेंडेंट की 161 वैकेंसी हैं, और मैस हेल्पर की जो है 442 हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है वो 19 वैकेंसी। इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो काफ़ी वैकेंसी बैठने वाली हैं, और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा टोटल वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बता दिया है, और इसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं इसके बारे में ये जो कॉलम है वो है कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए कि आप कौन कौन से फिजिकली आपकी जो हैंडीकैप्ड के अंतर्गत लिया जाएगा और कौन सी चीज़ों को जो है अगर आप इसके अंतर्गत हैं तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, पूरा इन्होंने दे रखा है। इसके बाद इस सबका दे रखा है जिस जिसका इनका ज़रूरत है। और फिर जो एब्रीविएशन है शॉर्ट में जो लिखे हैं इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे SLD ये लिखा है, SLD यहाँ पर तो SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरह से यहाँ पर ये दे रखा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाते हैं कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी और ये सब क्राइटेरिया क्या है। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्या है, कम से अप टू आप 35 साल तक के हों, उससे ज़्यादा ना हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टाफ नर्स के लिए जो है वो होती है BSc ऑनर्स, आपने नर्सिंग में कर रखा हो, या आपने रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग कर रखा हो, या ठीक है, और का मतलब या ये कर लिया हो चाहे ये कर लिया हो, या अब या में ये तीनों चीज़ ये नहीं, या में क्या है फिर तीसरा ये इन तीनों में एक कर लिया हो, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने अगर BSc के बाद नर्सिंग का कोर्स किया है तो भी ठीक है, लेकिन फिर उसके साथ ये तो एक चीज़ हो गई, फिर आपको क्या हो, आप रजिस्टर्ड हो नर्स की तरह या नर्स मिडवाइफ के रूप में
जो किसी भी स्टेट में नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, और आपको 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और कहाँ पर 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, ठीक है। आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ देना होगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, डिज़ायरेबल तो वही है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश आप जानते हो, तो वो ऐसा नहीं। डिज़ायरेबल में अगर आपको अपनी भाषा जो भी है, लोग हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आ रही, तो भी इसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी एज 23 से 33 के बीच होनी चाहिए, और आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो कहीं से। दूसरा, 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, उनके अंतर्गत आपने काम किया हो एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर में। 3 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। दोनों चीज़ें चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट में क्या है कि आपने जो है, आपकी एज 18 से 30 वर्ष के बीच हो, बीकॉम कर रखा हो कहीं से, और डिज़ायरेबल है ये, ठीक है। तो डिज़ायरेबल में अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये मांगा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अकाउंट्स में काम किया हुआ किसी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। डिज़ायरेबल में ये रहता है कि ये तो कंपलसरी है, अगर ये है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूट विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज, पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं, पास सच टेस्ट इन दिस रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर। अच्छा, ये दे रखा है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये चीज़ चाहिए होगी, पर आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, और आप जो है, जो भी आपका टेस्ट लिया जाए उसमें पास होना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत है यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का, तो इसके अंतर्गत आप 32 साल से ज़्यादा बड़े ना हो, और मास्टर डिग्री आपने कर रखी हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी लिखा, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट अ डिग्री लेवल, ये कर रखा हो आपने, जो है मतलब हिंदी से भी एक एमए कर रखा हो, या इंग्लिश से एमए कर रखा हो लेकिन हिंदी भी रही हो। इस तरह से इसमें हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी गई है। तो और करके लिखा हुआ जूनियर ट्रांसलेशन का मतलब यही है कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो इन चारों में से आपके पास अगर कोई एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश, और वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी अपोजिट, और या 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू इंग्लिश, किसी भी इंग्लिश टू हिंदी किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपने काम किया हो। 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो चल जाएगा, या डिप्लोमा वो है तो वो चल जाएगा, ठीक है। लीगल असिस्टेंट के लिए क्या है कि आपने जो LLB कर रखा हो, डिग्री इन लॉ, और तीसरा है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल केस आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के या ऑटोनॉमस बॉडी के साथ आपने जो है काम किया हो वकील के रूप में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ये डिज़ायरेबल है तो ये कंपलसरी नहीं होती। स्टेनोग्राफर के लिए देखिए, आप 18 से 27 साल के बीच हो, और असेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आप 12वां पास हों, और स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा इसमें, ठीक है। 10 मिनट पर सेकेंड एट द रेट ऑफ आपका 10 मिनट का होगा, और 1 मिनट में आप 80 वर्ड्स पर मिनट लिख पाए, है ना। 1 मिनट में 80 वर्ड्स यहाँ पर जो है डिक्टेट करने वाला है, फिर उन्हें ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर का और शॉर्ट हैंड दोनों का टेस्ट होगा। यहाँ पर पूरा लिख रखा है ये, ठीक है। देखिए पूरा हिंदी और इंग्लिश का ये कंप्यूटर पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन वाला आपका ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर जो है डिक्टेशन जो होता है वो शॉर्ट हैंड होता है, और ये जो होता है वो टाइपिंग होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BSc कर रखा हो, BCA कर रखा हो, कोई एक चीज़ कर रखी हो कंप्यूटर साइंस से आपने या IT से, और BE कर रखा है, BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस या IT से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें और कुछ देखिए स्पेशल नहीं मांगा गया, ठीक है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, जिन्होंने BCA किया वो भी भर सकते हैं, लेकिन 18 से 30 साल के बीच उनकी एज होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर है कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए 35 साल तक की आपकी उम्र मांगी जाएगी, और आपने होटल मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री कर रखी हो, है ना, ठीक है। होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, और इसके ठीक है एक ये है,
या लिखा है ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो इन कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ठीक है, जो आर्मी के होते हैं, डिफेंस में जिन्होंने कैटरिंग में जहाँ नौकरी करी है, कैटरिंग में भी तो होते हैं लगे हुए, तो 10 साल का अगर उन्हें एक्सपीरियंस है तो उनको क्या है, अगर वो कुछ किसी से भी कितना भी पढ़े हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं कैटरिंग सुपरवाइज़र में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 18 से 27 वर्ष उम्र हो और आपने जो 12th है वो पास कर रखा हो और प्रोसेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग में आपकी अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपने 12th पास कर रखा है CBSE बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से और उसके साथ साथ ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल कोर्स के रूप में सब्जेक्ट के रूप में लिया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल में मांगा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में सेम वही मांग रहे हैं क्योंकि बस यही है, JNV कैडर और RO और वही सेंटर उसमें हेड ऑफिस के लिए तो है, वैसे तो सब कुछ वही है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए क्या है, आप 10वां पास हो, आपने ITI कर रखी हो, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, और कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस काम को करे हुए। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 18 से 40 साल के बीच हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लैब अटेंडेंट के लिए आप 10वां पास हो और आपके पास डिप्लोमा हो या, ठीक है, विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए, 10वां पास भी हो और इसके अंतर्गत इससे संबंधित डिप्लोमा हो। 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र है या 12वां पास हैं आप साइंस स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लैब अटेंडेंट के, ठीक है, लैब अटेंडेंट का है ये। इसके बाद यहाँ पर है मैथ्स हेल्पर का, तो मैथ्स हेल्पर के लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र हो, आपने 10th पास कर रखा हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो कहीं मैथ्स में काम करने का, और स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा NVS का जो दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या है, आपने बस 10th पास कर रखा और कोई आपके लिए रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं मांगी है। 18 से 30 वर्ष आपकी उम्र हो। एज रिलैक्सेशन सभी को पता है ऑल इंडिया में है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 वर्ष की जो एज दी गई है उसमें +5, जैसे कि इसमें दी गई है एज 30 वर्ष, तो अगर शेड्यूल कास्ट का है तो 35 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। और मान लो OBC का है तो 33 वर्ष तक, उसमें 3 साल की छूट होती है, ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन ये चीज़ है। और इसके बाद यहाँ और सबका इसमें दे रखा है, अगर NVS का एम्प्लॉय रह चुका है टेम्पररी तो 5 साल की छूट है। इसके साथ साथ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं PWD जो होते हैं, ठीक है, यानी कि हैंडीकैप लोग, तो SC वालों के लिए 15 वर्ष की छूट है, अगर OBC के हैं तो 13 वर्ष की और जनरल हैं तो 10 वर्ष की, यानी कि वो काफ़ी लंबी, अगर ज़्यादा एज के भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें पूरा दे रखा है। और यहाँ रिजर्वेशन को लेकर दे रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा किसमें, लीगल असिस्टेंट के अंतर्गत। लीगल असिस्टेंट का जो फॉर्म है वैकेंसी है उसके अंतर्गत आपका एग्ज़ाम भी होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा, और इन दोनों के जो आपके वो बनेंगे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। जबकि रिमेनिंग जितने, हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एडल्ट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, इनका केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा और कुछ नहीं। जबकि इसके अलावा स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मैथ्स हेल्पर, इन सबको जो है एग्ज़ाम के थ्रू शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू। और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि केवल क्वालिफाइंग होगा, उसके नंबरों से कोई मतलब नहीं होगा, वेटेज कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो पास करना हर हाल में होगा, ठीक है। जैसे ये लिखा नहीं, ये पहले बताया था स्टेनोग्राफर को PC चलाना आना चाहिए ये सब, तो इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन स्किल टेस्ट आपका होगा। अब एग्ज़ाम तो ऑल इंडिया का है तो कहीं भी हो सकता है, वो तो इसका दे रखा है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे अधिक उनकी पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत अभी एग्ज़ाम को लेकर कहा गया है। अगर आप फीमेल नर्स के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए इसमें 3 पार्ट ये दे रखे हैं, है ना, कितने पे, और ये चौथा पार्ट, ये 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के आएंगे, है ना, इसमें इस तरह से दे रखा है। और कितने वो 2.5 घंटा आपको मिलेगा, 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग आएगी, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस आएगी, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश,
10 मार्क्स 10 मार्क्स की आएगी। सब्जेक्ट नॉलेज 70 नंबर के क्वेश्चन तो 120 के, और 120 क्वेश्चन 150 मिनट में करने होंगे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी इस तरह का ये दे रखा है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर मैं इसके जो एग्ज़ाम जो क्वालिफ़िकेशन है ये पूरा कैसे कैसे इस हर सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा हर पोस्ट पर, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग बच्चे चाहते हैं तो। अदरवाइज़ NBS की वेबसाइट पर मैं आपको सबसे सही बताऊं, NBS की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना चाहते हैं। इस नोटिफिकेशन में एक बात यह है कि ये 15 को तो आया है, लेकिन आप इस पूर्व नोटिफिकेशन में देखेंगे तो मुझे कहीं भी इसकी लास्ट डेट नहीं दिखी है ना। इसकी देखिए फॉर्म भरने, ये देखिए इसमें देखिए जो आपकी फ़ीस है वो बता दे रही हूँ। फीमेल नर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी और सब दोनों मिला के आपको 1500 रुपये देने हैं फीमेल के लिए। वो जनरल फीमेल स्टाफ नर्स में जनरल EWS और OBC के लिए, और SC ST PWD के लिए केवल 500 रुपये देने हैं, ठीक है, फ़ीस के लिए। और रिमेनिंग ये जितने हैं इन सब के लिए आपको 1000 रुपये फ़ीस देनी है, जो कि जनरल EWS और OBC हैं, और SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस देनी है, ठीक है। तो फ़ीस को ये आपको ऑनलाइन मोड पर ही देनी है फ़ीस। और ये PWD देखिए आप इससे वो कंफ्यूज मत होइएगा, ये PWBD जो लिखा होता है उसमें लिखा था पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी। चाहे आप ये कह लीजिए चाहे ये कह लीजिए, बात दिव्यांगी की ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा दे रखा है, और यहाँ पर लास्ट डेट फॉर्म की नहीं दी है। ये देखिए ये वेबसाइट दे रखी है, फॉर्म को अगर आपको भरना है तो ये वेबसाइट है, और आप जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो वो भी, तो इस वेबसाइट पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, और वैसे गूगल पे केवल नवोदय विद्यालय आप डालेंगे तो भी आ जाएगा। देखिए पूरा लिखा है नेगेटिव मार्किंग होगी आपके रॉन्ग आंसर पे 1/4, यानी कि 4 गलत होने पर 1 सही काट लिया जाएगा। तो ये भी इसमें सब कुछ दे रखा है। तो ये पूरा इसमें नोटिफिकेशन इन्होंने दे रखा है अच्छे से, लेकिन इसमें मुझे कहीं लास्ट डेट एग्ज़ाम की, अभी ये तो केवल वही दे रखे हैं कि किस तरह के आपके मांगे जाएंगे सर्टिफिकेट, वो हैं। ये देखिए पूरा 32 पेजों का है, ये मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ इसको, और ये देखिए पूरा यहाँ पर, यहाँ आपको देखिए ये पूरा दे रखा है। तो फ़िलहाल 15 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 15 मार्च का। इस फॉर्म को जाके भरिए अगर ये फॉर्म आप वेबसाइट पे दिख रहा है, और जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं मैंने यहाँ पूरा एलिजिबिलिटी बता दी है, और एग्ज़ाम की वीडियो जो है कि सिलेबस क्या होगा और कैसे इसका जो है पेपर होगा वो सब बाद में बता दूँगी। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।